नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पुस्तक का अपन अध्ययन कर रहे थे। पहला लेसन दो ध्रुवीयता का अंत। पिछले दो वीडियो में अपन ने इस लेसन के बारे में बात की थी कि किस प्रकार शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, शीत युद्ध के क्या कारण रहे, और जो जर्मनी के अंदर बर्लिन की दीवार थी शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में, उसकी चर्चा की अपन। अभी जो अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके कारण क्या रहे, विघटन के बाद जो परिणाम रहे वो परिणाम क्या रहे, और भारत और सोवियत संघ के जो संबंध थे वो कैसे संबंध थे, इस विषय पर अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो सोवियत संघ के विघटन के कारण है। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि विश्व दो ध्रुवों में विभाजित हो गया था। दो ध्रुवों में विभाजित हो गया था। दो ध्रुव कह दो या दो विचारधाराएं कह दो, या इसको दो संगठन के रूप में कह दो। तो पूरा विश्व जो दो ध्रुवों में विभाजित हुआ था, एक ध्रुव का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और एक ध्रुव का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। तो अगर हम इस लेसन की बात करें, ये लेसन किस बात पर आधारित है कि दो ध्रुवीयता का अंत, जो दो ध्रुव है उसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया। ध्यान रखना, अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि दो ध्रुव कौन कौन से हैं, तो अमेरिका और सोवियत संघ। तो किस ध्रुव का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया। और एकमात्र ध्रुव कौन सा बचा, अमेरिका। या हम यूं कहें, आज विश्व की एकमात्र महाशक्ति या एक ध्रुवीय विश्व में किसका वर्चस्व है, तो वो कौन सा राष्ट्र है, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अपन और बात करें इसके अंदर कि दो ध्रुवीयता के अंत में सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। पिछले वीडियोस में भी अपन ने चर्चा की थी कि किस प्रकार बोरिस येल्तसिन ने तख्ता पलट किया और मिखाइल गोर्बाचेव ने किस प्रकार अर्थव्यवस्था में ढील दी। इसके अलावा अपन एक शॉक थेरेपी की भी चर्चा करेंगे। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दो नीतियों की अपन चर्चा कर चुके हैं जो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दी गई थी। यहां अपन बात करें कि क्या कारण रहा। एक तो जो गोर्बाचेव ने जो सोवियत सुधारों की कोशिश की थी, तो लोगों की भावनाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि उन्हें लगा कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि एकदम से पूरी अर्थव्यवस्था साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। इनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे, जो उद्योगों को निजी क्षेत्र में दिया गया था, वो उद्योग अब पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके थे। कृषि व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। तो पहला सोवियत संघ में जो सुधारों की कोशिश की थी वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ में, इसके अंदर नौकरशाही का शिकंजा था। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार रह गए थे। और अपन ने बात की थी कि ये पार्टी अब पहले की तुलना में लोगों के साथ ज्यादा जवाबदेह नहीं रही थी। हम बात करें, लगभग 70 वर्षों तक इसने शासन किया, 70 वर्षों तक सोवियत संघ पर शासन किया। और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। और इसके साथ रूस का भी प्रभाव था, पूरे सोवियत संघ में रूस का भी प्रभाव था। तो जिसके कारण ये लोगों का पार्टी के प्रति जो विश्वास था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें कि पूंजीवादी व्यवस्था के साथ इसने जो होड़ मचा रखी थी, उस होड़ में इसने अंतरिक्ष कार्यक्रम, विभिन्न राष्ट्रों में अपनी सेना भेजना, साम्यवाद के प्रचार के लिए विभिन्न देशों का आर्थिक सहयोग करना, तो जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। या हम कहें कि लोगों के पास नियमित दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए भी धन नहीं बचा था। तो देखो, हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्च, पश्चिमी देशों से सोवियत संघ पिछड़ गया था। और पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। और हमने पहले भी पढ़ा था कि उन लोगों के पास साम्यवाद की तुलना में पूंजीवादी जो निर्माण होता था वो उसकी क्वालिटी उच्च होती थी और धीरे धीरे उनकी सुविधाओं में वृद्धि हो रही थी। और वहीं सोवियत संघ में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी। फिर इधर 1979 में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। इससे पहले अपन बात करें कि वियतनाम में हस्तक्षेप था अमेरिका का, मुंह की खानी पड़ी थी। तो ऐसे ही ये जो निर्णय रहा ये बिल्कुल गलत निर्णय साबित हुआ और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में धन खर्च हुआ, कई सिपाही मारे गए। तो जिसके बाद कहते हैं कि गोर्बाचेव ने वहां से सेना को वापस बुलाया, अर्थव्यवस्था का विकास रुक गया। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें, राष्ट्रवादी भावनाओं एवं संप्रभुता की इच्छा का उभार हुआ। यानी कि लोगों के अंदर अब धीरे धीरे जो राष्ट्र 15 जो राष्ट्र मिलकर सोवियत संघ बना था, 15 राष्ट्र मिलकर सोवियत संघ बना था, ये
इन राष्ट्रों के अंदर राष्ट्रवाद यानी कि हम कहें राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो गया, जिसके कारण ये राष्ट्रों ने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए सोवियत संघ के विरुद्ध बगावत कर दी, या स्वयं को धीरे धीरे इन्होंने स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब कारण रहे सोवियत संघ के जो विघटन थे उनके। और मुख्य जो कारण है वो अभी जो तात्कालिक कारण की अपन ने बात की कि लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ, सोवियत अर्थव्यवस्था धीरे धीरे तहस नहस हो गई, उद्योगों को निजी क्षेत्र में दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। इसके अतिरिक्त अपन बात करें कि सैन्य खर्च, अंतरिक्ष कार्यक्रम, हथियारों की होड़, या सोवियत संघ में जो सेना भेजने का फैसला था, या विभिन्न राष्ट्रों को अपने साथ बनाए रखने के लिए उनका जो आर्थिक सहयोग करना था, ये सब सोवियत संघ के विघटन के कारण रहे, जो लोगों की खुद के जो संगठन थे उसकी आकांक्षाओं को ये पूरा नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट अपन बात करें सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी बनता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि चैप्टर के शुरुआत में अपन ने बात की कि दो ध्रुव समाप्त हो गए। अब सीधी सी बात है, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम ये हुआ कि दूसरे ध्रुव का अंत हो गया और पूरे विश्व में केवल एक ध्रुव बचा, और वो ध्रुव बचा अमेरिका। या हम कहें कि अब शक्ति संबंध बदल गए हैं, या हम कहें कि साम्यवादी विचारधारा धीरे धीरे कमजोर पड़ गई है और पूंजीवादी विचारधारा धीरे धीरे विकसित हो गई है। शक्ति संबंधों की बात करें कि लोग वार्सा पैक्ट समाप्त हो चुका है, अब वे राष्ट्र नाटो के साथ जुड़ना चाहते हैं, अमेरिका के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वहां पर पूंजीवाद के साथ अपना विकास करना चाहते हैं। तो देखिए सोवियत संघ विघटन के परिणाम, पहला परिणाम बिल्कुल शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1991 शीत युद्ध, सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, और एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का पूरे विश्व पे वर्चस्व हो गया। यहां एक छोटी सी अगर अपन चर्चा करें कि पूरी दुनिया ने यह सोचा कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब धीरे धीरे बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण होगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा, या हम यूं कहते कि पूरे विश्व में एक ध्रुव बचा और वो ध्रुव बचा अमेरिका। नेक्स्ट सोवियत संघ का अंत और उसके साथ 15 नए देशों का उदय हुआ। और यहां बात करें, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो दबदबा था वो सोवियत विचारधारा में रूस का ही था, तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया वो रूस को घोषित किया गया। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, वो सीट भी किसको मिली, वो सोवियत संघ को मिली। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रख लेना कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन, रूस। और सोवियत संघ की जो सीट थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, या हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन सुरक्षा परिषद में, वो रूस को मिली। सो अब रूस को जो जिम्मेदारी मिली है वो सारी जिम्मेदारी सोवियत संघ की अब रूस निभाएगा, और इससे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा मिला। पूंजीवादी विचारधारा को बल मिला और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। मैंने आपको बताया कि लोग नाटो से या पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग पहले भी उस चीज से प्रभावित थे, जिसके कारण उन लोगों ने वहां से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट की शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का पहले तो पूछता है अर्थ, आघात पहुंचाकर उपचार करना। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ये मुख्य रूप से किसके द्वारा लाई गई। तो ये भी ध्यान रखना कि इसके जो प्रणेता थे वो मिखाइल गोर्बचेव, सोवियत या कम्युनिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस समय, मिखाइल गोर्बचेव। तो मिखाइल गोर्बचेव के द्वारा ये नीति दी गई। इस नीति का जो मुख्य विषय रहा वो ये रहा कि अर्थव्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। एक बार लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आने वाले समय में वो उस व्यवस्था से बहुत संपन्न हो जाएंगे। तो जो संक्रमण का दौर था, यानी कि संक्रमण का दौर हम यूं कहें कि सत्तावादी जो सोवियत प्रणाली थी या समाजवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था थी, उससे परिवर्तन होकर पूंजीवादी या लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन को लाने के लिए जो नीति अपनाई गई थी उसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। और इसी शॉक थेरेपी को जो अर्थ है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब शॉक थेरेपी की हम बात करें कि इसके अंदर उद्योगों को बेचा गया, लोगों को अधिकार पत्र सौंपे गए। ये अधिकार पत्र उन्होंने कालाबाजारियों को सौंप दिए, जिसके कारण जो उद्योग व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। लगभग 90% जो उद्योग थे वो बेच दिए गए, या हम यूं कहें पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए उद्योगों को निजी क्षेत्र में, या शॉक थेरेपी है क्या, तो शॉक थेरेपी निजी क्षेत्र का जो प्रारंभ करना था उसके लिए शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। तो यहां बात करें शॉक थेरेपी किसके निर्देशन में आई, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना।
किसने दी? मिखाइल गोर्बाचेव। और किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको अपन कहते हैं, इसके निर्देशन में तैयार किया गया एक मॉडल था जिसमें सोवियत संघ में तेजी से सुधारों का प्रयास किया गया। और ये तेजी से सुधार क्या थे कि उद्योगों को क्या कर दिया? निजी क्षेत्र में दे दिया गया। सोवियत जो पार्टी थी या कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके वर्चस्व को धीरे धीरे कम कर दिया। जो पहले जो नियंत्रण था सोवियत पार्टी का, वो नियंत्रण अब बहुत जनता को उसमें ढील दे दी गई। जो विरोध हो रहा था उसका मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किसी प्रकार से दमन नहीं किया गया, जिससे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती गई। तो देखो, राज्य की संपदा को इन्होंने निजीकरण या निजी स्वामित्व में, मुद्राओं का आपसी परिवर्तन और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था के साथ इसका जुड़ाव और पूंजीवादी व्यवस्थाओं की विशेषताओं को स्वीकार करना। लेकिन हुआ उल्टा, उद्योग बर्बाद हो गए, पूरी जो कृषि व्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो तहस नहस हो गई, और जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें भी तेजी से गिरावट आई। ये बात करेंगे अपन शॉक थेरेपी के परिणामों में। तो यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था को अपनाना और उद्योगों को जो निजी क्षेत्र में देने की व्यवस्था थी, यही व्यवस्था क्या कहलाई? शॉक थेरेपी कहलाई। तो शॉक थेरेपी के अगर परिणामों की बात करें, मैंने आपको बताया पूर्णतः असफल रही, जिसके कारण रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा गया और जो रूसी जो मुद्रा थी वो रूबल, उसके अंदर तेजी से गिरावट आई। अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, आर्थिक विषमता आई, अमीर और गरीब के बीच में जो तीखा विभाजन था वो हुआ, खाद्यान्न संकट, खाने के साधनों पर भी संकट उत्पन्न हो गया, माफिया वर्ग उत्पन्न हो गया, सामूहिक खेती व्यवस्था जो थी सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता, वो तहस नहस हो गई। और यहाँ पर अपन बात करें, एक शब्द आता है गराज सेल। तो गराज सेल मैंने आपको भी बताया कि 90% उद्योगों को निजी क्षेत्र में जो दे दिया गया था, यही क्या कहलाई? ये इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, जिसको उद्योगों को बेचा गया, इसके नाम से प्रसिद्ध हुई। तो शॉक थेरेपी के कारण औद्योगिक व्यवस्था जो तहस नहस हुई थी, इसमें 90% उद्योगों को निजी क्षेत्रों में दे दिया गया और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या कि नागरिकों को अधिकार पत्र सौंपे गए कि आप क्या कर सकते हो? उद्योग खरीद सकते हो। अब नागरिकों की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इन उद्योगों को खरीद सके। तो जो बाजार में जो बड़े धनवान जो लोग थे, उन्होंने ब्लैक के अंदर इनको खरीदना प्रारंभ कर दिया और यहां पर कालाबाजारी हो गई उद्योगों की और उद्योगों पर कुछ लोगों का नियंत्रण हो गया। अब यहां से प्रारंभ होता है संघर्ष और तनाव। तो संघर्ष और तनाव जो हुआ, उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसमें क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और धीरे धीरे जो तनाव चल रहा था उसके कारण विभिन्न राष्ट्रों ने स्वयं को सोवियत संघ से अलग करना प्रारंभ कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। अब हुआ क्या कि इन राष्ट्रों ने अपनी व्यवस्था प्रारंभ कर दी। इन राष्ट्रों ने चुनाव करवाए, कुछ लोगों ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति के पास पूरी शक्तियां होती हैं, उस व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे वहां पर उन राष्ट्रपतियों ने स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर लिया और गृह युद्ध की स्थिति प्रारंभ हो गई। तजाकिस्तान वगैरह जो अपन पढ़ते हैं, जॉर्जिया वगैरह, तो यहाँ पर गृह युद्ध की, लोग आपस में अपने ही शासन के विरुद्ध लड़ने लगे और लगभग 10-10 वर्षों तक ये संघर्ष चले। तो देखिए, बात करते हैं संघर्ष और तनाव। स्वतंत्र राष्ट्रों ने आर्थिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण प्रारंभ कर दिया। अब निर्माण तो किया और वास्तव में ऐसी व्यवस्थाएं बनी, लेकिन वहां के जो शासक थे वो धीरे धीरे तानाशाही हो गए। उन्होंने वहां की शासन व्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख, जिसे अपन कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, उसको अपनाया गया। लेकिन क्या हुआ, राष्ट्रपतियों ने 10 वर्ष तक के लिए अपना यहां पर शासन पे नियंत्रण कर लिया और अपना चुनाव करवा लिया। रूस जैसे देशों ने तेल और प्राकृतिक अन्य संसाधनों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर लिया। देखो, रूस की बात तो बिल्कुल अपन कहें अलग थी, क्योंकि हर चीज रूस के नियंत्रण में पहले भी थी और रूस के पास शक्ति भी अधिक थी, परमाणु राष्ट्र का दर्जा भी इसको प्राप्त था। तो इसने तो अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खड़ा करना शुरू कर दिया। हालांकि इसको भी वो जो समय लगा वो लगभग 10 वर्ष लगे अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में। लेकिन जो दूसरे राष्ट्र थे उनके अंदर गृह युद्ध के कारण और भी स्थिति बेकार हो गई। तो यहाँ पर देखो, अपन उदाहरण बात करें, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और अजरबैजान है। तो इन दो देश हैं, इनमें गृह युद्ध और अपने ही शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बगावत प्रारंभ हो गई। जैसे उदाहरण 1991 में यूगोस्लाविया का कई हिस्सों में टूटा, जैसे बोस्निया, हर्जोगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ये इसके यूगोस्लाविया के क्या थे? अलग अलग भाग थे। तो यहां तक जो बात थी वो बात थी कि किस प्रकार सोवियत संघ बना था, शीत युद्ध के दौरान कैसे उसका विकास हुआ,
क्या इनके द्वारा नीतियां अपनाई गई, क्या शॉक थेरेपी थी, क्या समाजवादी व्यवस्था थी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी थी, कौन बोरिस येल्तसिन थे, कौन, हालांकि ये क्वेश्चन अपने को याद भी रखना है कि रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने, बोरिस येल्तसिन। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई और किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ, 1991 में 15 गणराज्यों में टूटा, स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रकुल बनाया गया और शीत युद्ध 1991 में समाप्त हो गया और एक ध्रुवीय विश्व बना जिसमें अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। ये तो था इस चैप्टर का जो लास्ट। लेकिन यहां पर अपन एक अलग से बात करते हैं कि भारत और सोवियत संघ। और देखो, अगर आज की राजनीति भी अगर अपन बात करें तो भारत और सोवियत संघ के अटूट संबंध रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अपन ने ये चीजें देखी कि किस प्रकार भारत के लोगों को वहां से निकलने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम किया गया था, या सोवियत संघ और भारत के ऐसे क्या संबंध रहे कि ये सब घटनाएं आज हमारे सामने पॉजिटिव रूप से दिखाई देती हैं। तो उसके जो संबंध है वो शीत युद्ध के दौरान छुपे हुए हैं। हालांकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपन ने अपनाया, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि नेहरू खुद समाजवादी थे और थोड़ा सा उनका झुकाव इसी ओर था। तो यहां पर बात करें कि भारत और सोवियत संघ, हालांकि जो पहली लाइन अपन ने लिखी है वो ये लाइन है कि भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई। तो शीत युद्ध के दौरान जब पूरा विश्व दो ध्रुवों में विभाजित हो गया था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने या एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने फैसला लिया कि वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे और अपने को एक अलग रखने की नीति गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। हालांकि जो 1997 की जो 71 की जो संधि हुई थी उसमें कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत सोवियत संघ के साथ जुड़ गया था या सोवियत खेमे में शामिल हो गया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए अमेरिका आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन साधने के लिए भारत को सोवियत संघ के साथ 1971 में यह संधि करनी पड़ी। बात करें भारत और सोवियत संघ के जो संबंध हैं वो बहुआयामी रहे हैं, यानी कि किसी एक क्षेत्र में नहीं रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं। जैसे एक क्षेत्र अपन बात करें आर्थिक क्षेत्र, हम बात करें विकास के दौर की या भारत के आजादी के समय जो तीसरी समस्या थी वो आर्थिक विकास की समस्या थी। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ द्वारा भारत के जो लौह इस्पात संयंत्र उद्योग हैं, भिलाई है, बोकारो है या अन्य जो भी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में इन उद्योगों को लगाने के लिए इसने मशीनरी और आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। दूसरा अपन बात करें राजनीतिक संबंध, तो राजनीतिक संबंधों में जो बात करें, अभी इसका उदाहरण मैंने आपको दिया भी था कि कूटनीतिक रूप से इतना सपोर्ट किया कि 1971 के युद्ध में अमेरिका को युद्ध से पीछे रुकना पड़ा, वरना पाकिस्तान अमेरिका के सहयोग से भारत के ऊपर आक्रमण और अधिक तीव्र करने वाला था। नेक्स्ट बात करें सैन्य संबंध, सैन्य संबंधों में इनके द्वारा भारत को जो मशीनरी है, सैन्य साजो सामान है, वो सब प्रदान किए गए। और लास्ट अपन बात करें सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंधों में भारत के दिलीप कुमार हैं, राजकुमार हैं, अमिताभ बच्चन हैं, ये आज भी सोवियत संघ में इनकी फिल्में देखी जाती हैं और ये लोग भारतीय गाने भी सुनते हैं, भारतीय रीति रिवाज को भी फॉलो करते हैं। तो आज भी भारत और सोवियत संघ के संबंध बने हुए हैं। आज भी दोनों राष्ट्र चाहते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व न होकर विश्व बहुध्रुवीय हो और जिसमें सभी राष्ट्रों को अपनी अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिले। तो इस प्रकार अपना जो पहला लेसन है दो ध्रुवीयता का अंत, वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेसन है उसमें अपन बात करेंगे जो दक्षिण एशिया है या आगे के जो लेसन है उनके बारे में बात करेंगे। तो अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।